हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने बिहार बोर्ड संस्कृत का पूरा एक सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आपको अब तक व्याकरण के कई सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। पिछली क्लास में हमने संधि स्टार्ट किया था और मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने व्यंजन संधि की परिभाषा लिखी है। स्वर संधि में क्या होता था कि जुड़ने वाले दोनों वर्ण स्वर होते थे और बनने वाला एक नया वर्ण भी क्या था? स्वर था। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? देखो लिखा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण की जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। इसका मतलब है कि जो पूर्व पद होता है, इस पूर्व पद में जो भी होगा, जो भी वर्ण होगा, वो कौन सा वर्ण होगा? व्यंजन होगा। यानी पूर्व पद में व्यंजन वर्ण होगा। अब उत्तर पद में या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है, और इनके आपस में जो संधि होगी उसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। और बनने वाला नया वर्ण भी क्या होता है? तो नया वर्ण भी व्यंजन वर्ण होता। ठीक है, जैसे देखो, आप यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे त है, यहाँ पे क है, यहाँ पे र है, यहाँ पे म है और यहाँ भी त है। ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे व्यंजन है। लेकिन आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे न व्यंजन, अ क्या है? स्वर है। छ, ग और ज, ये तीनों क्या है? व्यंजन है। यानी इधर स्वर भी है और व्यंजन भी है। अब इनकी आपस में संधि होगी तो आप देख रहे होगे उत जोर नति क्या बना? उन्नति। यानी ये त यहाँ पे क्या बन गया? न बन गया। कैसे बना इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले। बस यहाँ ये समझो कि व्यंजन संधि में कौन कौन से वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। दिक जोड़ अंबर, आप यहाँ देखोगे क और अ के मिलने से एक नया वर्ण बना। क्या बना? ग बना। एक व्यंजन था, एक स्वर था और बनने वाला वर्ण व्यंजन। परी जोड़ छेद, आप यहाँ देखोगे कि मिस यहाँ तो कोई नहीं जुड़ा, एक कोई टपक आया, यहाँ पे च टपक गया, पता नहीं कहाँ से, मैं बताऊंगी कहाँ से आया। सम जोड़ गम, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये म यहाँ पे क्या बन गया? अनुस्वार बन गया। बाकी तो वैसे के वैसे लिख दिए। ऐसा क्यों हुआ? पढ़ना है। उत जोड़ ज्वल, आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे क्या बन गया? ज बन गया। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें बदलाव हो रहा है और बदलाव होने के बाद बनने वाले वर्ण भी क्या है? व्यंजन है। इसी को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। बच्चों, स्वर की तरह व्यंजन वर्ण का कोई भेद नहीं, बल्कि इसके नियम है। व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन संधि के है ना कई सारे नियम है। उसमें से मैं आपको कुछ नियम यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों ध्यान देना, क्या लिखा है? व्यंजन संधि के नियम। यहाँ पे हम लोग व्यंजन संधि बनाने के नियम पढ़ने वाले, और मैंने पहला नियम लिखा है रूल नंबर 1। इसका नाम क्या है? इसका नाम है झलाम जसो अंते। ये जो दिख रहा है ना, आपको ड लग रहा होगा, लेकिन ये ड नहीं है। जब अ स्वर छुप जाता है, लुप्त हो जाता है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन पढ़ते उसको अ है, तो इसको जसो अंते पढ़ते। अब ये नाम आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया ताकि आपको जानकारी मिल जाए। मेन हमको संधि पढ़ना है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संधि हमेशा दो पदों में होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। और संधि करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पता होना चाहिए कि पूर्व पद में ये होगा, उत्तर पद में ये होगा, तो जुड़ने के बाद क्या बनेगा। बस इतना पता हुआ काम हो जाएगा। अब देखो, ये जो झलाम जसवंते है, इसमें क्या नियम? तो इसमें है कि पूर्व पद में किसी भी वर्ग का कैसा वर्ण होना चाहिए? तो पूर्व पद में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग वर्ग समझते होंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो मैं अभी बताऊंगी। यहाँ देखो, वर्ग क्या होता है? मैंने लिखा ना वर्णों के वर्ग। तो ये क ख ग से लेके प फ ब तक का जो वर्ण होता है ना, ये वर्ग कहलाते। क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग,
च वर्ग का मतलब च छ ज झ य। इसी तरह ट वर्ग और प वर्ग। बच्चों एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, ये आपको हिंदी में ही पढ़ना है वर्णों में। एक क वर्ग से लेके प वर्ग के जो वर्ण होते हैं ना बच्चों, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इसको याद रखना। क वर्ग से लेके प वर्ग के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो जब भी मैं वर्ग बोलूं ना तो आप समझ जाना कि मैं क वर्ग से लेके प वर्ग के वर्णों की बात कर रही हूं। तो मैंने यहाँ लिखा कि पूर्ण पद में क्या होना चाहिए? वर्गों का प्रथम वर्ण होना चाहिए। अब वर्गों का प्रथम वर्ण, तो इस वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क, इस वर्ग का च, इस वर्ग का ट, इस वर्ग का त और इस वर्ग का प। यही चीज मैंने क्या किया है यहाँ पे लिखा, आपको दिख रहा होगा, क च ट त प। उत्तर वर्ग में क्या होना चाहिए? तो वर्गों का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण में से कोई एक। तृतीय कहो मतलब तीसरे नंबर का वर्ण। जैसे इसमें कौन होगा तीसरे नंबर पे? ग होगा, इसमें ज, इसमें ड, इसमें द और इसमें ब होगा तीसरा। अगर चौथा की बात करूं तो देखो यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या है? घ, इसमें झ, इसमें ढ, इसमें ध और इसमें भ। मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे। अगर मैं द्वितीय वर्ण बोलूं, तृतीय बोलूं, चतुर्थ बोलूं, पंचम बोलूं, प्रथम बोलूं तो समझ जाओगे ना। चलो, तो उत्तर पद में क्या करना है? किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर य, र, ल, व में से कोई हो या फिर कोई भी स्वर हो। जैसे मैं स्वर बोलूं मतलब अ, आ, रस्व ई, दीर्घ ई, रस्व उ, दीर्घ उ, रस्व री, दीर्घ री, लरी, ए, ओ, औ। इनमें से कोई भी एक। थोड़ा सा लग रहा है ना क्या है ये? एक बार देख लो समझ जाओगे, है ना, ज्यादा लंबा नहीं। अच्छा, ये तो हमारा कंडीशन था। तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पे वर्गों का प्रथम वर्ण है, यहाँ पे वर्गों का या तो तृतीय या तो चतुर्थ या तो य, ल, व या तो कोई स्वर, तो क्या करेंगे? तब ये होगा कि ये पूर्व पद में जितने भी वर्गों के प्रथम वर्ण थे ना, ये सभी अपने वर्ग के कैमे नंबर के वर्ण बन जाएंगे? तीसरे नंबर के वर्ण बन जाएंगे। मतलब अगर पूर्व पद में क था तो क्या बनेगा? ग। च था तो क्या बनेगा? ज। ट था तो क्या बनेगा? ड। त था तो द और प था तो ब। इनका तीसरा वर्ण है। अगर झोल झपट्टा लग रहा है तो यहाँ देखो, जैसे ही एग्जाम्पल देखोगे सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे क है, त है, च, ट, क, त। क्या ये सभी अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है? तो आप कहोगे हाँ मिस है। ग अपने वर्ग का तीसरा, यहाँ पे उ स्वर है, अ स्वर है, ई स्वर है। भ अपने वर्ग का चौथा और यहाँ पे र है। क्या हमारा कंडीशन पूरा हो रहा है? आप कहोगे मिस बिल्कुल पूरा हो रहा है। तो अब क्या करना है? ये सारे जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग का क्या बनेंगे? तीसरा बन जाएंगे। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग गौर से देखोगे तो लिखा हुआ दी को मैंने दी लिखा। अब ये क अपने वर्ग का तीसरा बनेगा तो क्या बनेगा? ग। अब आधा है यहाँ पे, सारे हलंत का मतलब आधा, ये सारे यहाँ पे आधा है तो बनने वाला नया वर्ण भी क्या बनेगा? आधा। तो क यहाँ पे आधा बना ग और एक गजा को हमने ऐसे लिख दिया गजा, दिक जोड़ गजा दिग्गज। अब यहाँ देखो स को स लिख दिया, त अपने वर्ग का तीसरा बना तो क्या बना? द, लेकिन ये आधा द बना था। अब यहाँ पे स्वर है तो आपको पता है ना, स्वर मात्रा के रूप में लग जाता है और जब भी स्वर व्यंजन में लगते हैं तो उनको पूरा कर देते हैं। तो ऊ की जैसे यहाँ पे मात्रा लगी, द पूरा हो गया सदु और यहाँ पे लिखा गया सदुक्ति। अब देखो अ को हमने अ लिखा, च अपने वर्ग का तीसरा क्या बना? ज, लेकिन आधा ज बना होगा और जैसे अ उसमें जुड़ा तो पूरा हो गया अजंता। जगत जोड़िए, जग को हमने जग लिख दिया, त अपने वर्ग का तीसरा बना, द बना, लेकिन ये आधा बना था। जैसे ई की मात्रा लगी क्या हो गया? पूरा हो गया जगदीश। यहाँ पे देखो दिक जोड़ भ्रम, तो क क्या बना? आधा ग। यहाँ पे कोई स्वर नहीं था तो आधा का आधा रह गया। अब देखो तत् जोड़ रूपम, तो त का त, ये त अपने वर्ग का तीसरा बना द, लेकिन ये आधा द बना था, बेचारा अधूरा था, लंगड़ा था, है ना। इसको आया दया, इसने अपने ऊ की मात्रा इसको दे दी, खुद आधा होके यहाँ पे देखो फिर सहारा ले लिया, तो र यहाँ पे आधा हो गया तद्रु पम, पम का पम। क्या समझ में आया?
चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 देखेंगे बच्चों। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? समासुटी। ये नियम का नाम है। चलो पढ़ ले क्या है। समासुटी में देखो नाम से ही पता चल रहा है, पूर्व पद में क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। पूर्व पद में क्या होना चाहिए? सम। और उत्तर पद में क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द होना चाहिए। क्री का मतलब करना होता है, कार्य होता है ना, धातु है, क्रिया है। बस इस क्री धातु से बना कोई भी शब्द चलेगा, क्री धातु से बना। तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो हलंत म है ना, ये अनुस्वार बन जाएगा। और जैसे ही अनुस्वार बनेगा, एक नए मेहमान टपक जाएंगे। और ये नया मेहमान कौन है? ये है स, आधा स बनेगा। कैसे? ऐसे देखो, तीनों में सम दिख रहा है? आप कहोगे हाँ मिस दिख रहा है। यहाँ तीनों क्री धातु से बना हुआ सब दिख रहा है? कहोगे हाँ। ये मत समझना कि कार लिखा है तो क्री से नहीं बना, क्री धातु से बना एक नया शब्द है कार। अब देखो समा जोड़ कार, तो जैसे ही आया तो म क्या बनेगा? अनुस्वार। और एक स का आगमन हो गया संस, और कार का कार, संस्कार। इसी तरह यहाँ पे म अनुस्वार बना सम, एक नए स का आगमन हुआ सन और कृत, संस्कृत। यहाँ पे देखो म क्या बना? अनुस्वार बना, नए स का आगमन हुआ कृति, संस्कृति। इस नियम के मात्र यही 3 शब्द है और एग्जाम में इन तीनों के बाहर कोई शब्द नहीं आएगा इस नियम से, तो ध्यान रखना। आगे देखो बच्चे, नाम बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जरूरी नहीं। जिसके नाम में कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम भले ही बड़ा है लेकिन काम बड़ा आसान है। नाम क्या है? आप कहोगे मिस इसको कैसे पढ़े, इतना लंबा है। तो संस्कृत के अगर जो लंबे लंबे शब्द होते हैं ना, उसको संधि विच्छेद करके पढ़ो, आसान हो जाएगा। देखो ये है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जितने भी पंचम वर्ण होते हैं ना, हर वर्ग का, देखो यहाँ पे बताए थे, हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, नहीं देख लो ये सारे 5वां अक्षर है, इनको अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इन 5 का इस्तेमाल अनुस्वार के रूप में होता है और इन 5 का उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को अनुनासिक कहते हैं। अब यहाँ पे आगे आ जाओ, लिखा है अच्छा मैं तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, क्यों ऐसा लिखा अभी समझ में आएगा। इस संधि का, ये जो संधि है इसका शर्त देख लो। पूर्ण पद में क्या होना चाहिए? तो फिर से दिया किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण का मतलब क च ट त प, यही ना। उत्तर पद में क्या है? तो वर्गों का ना पंचम वर्ण होना चाहिए, मतलब पूर्व पद में सबसे पहला वर्ण और उत्तर पद में सबसे आखिरी वर्ण। 5वें वर्ण कौन होते? ही होते ना, अंग य न न म। और इन 5 को क्या कहते हैं? तो कहोगे मिस आपने तो अभी बताया, इन 5 वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अब समझ में आया? नाम से इनका काम पता चल रहा, ठीक है 5। तब क्या करेंगे? तो अगर पूर्व पद में वर्गों का प्रथम वर्ण और उत्तर पद में वर्गों का पंचम वर्ण आए, तब ये सारे जो प्रथम वर्ण थे ना, ये अपने वर्ग का या तो तीसरा वर्ण बनेंगे या तो पंचम वर्ण बनेंगे। आपकी मर्जी, चाहे तीसरा वर्ण लिखो चाहे पंचम वर्ण लिखो। लेकिन मैं बताऊं, इसके तीसरे वर्ण का ना एक भी शब्द मिलता नहीं। इसका सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है? पंचम वाला, तो हम लोग पंचम में लिखेंगे। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, देखो क का अगर तीसरा बनेगा तो ग बनेगा, 5वां बनेगा तो अंगा, च का तीसरा ज और 5वां होगा तो या। इसी तरह ट का, त का और प का। लेकिन हम कौन सा बनाएंगे? 5वां बनाएंगे, क्योंकि अब तक एग्जाम में जो भी पूछे गए या किताबों में जो भी उदाहरण दिया है वो सारे के सारे 5वें वर्ण से होता। चलो बच्चों यहाँ पे देख लो, गौर करेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे त है, त सब में तो ही ट क त क। क्या ये सभी अपने वर्ग के पहले अक्षर है, प्रथम अक्षर है? आप कहोगे हाँ मिस ये अपने वर्ग के प्रथम अक्षर है। आगे चलो, न न म न म, या तो न आ रहा या तो म आ रहा।
अब जरा बताएंगे आप लोग, क्या ये सभी उत्तर पद वाले सभी अपने वर्ग के 5वें अक्षर है? कहोगे हाँ है, या तो न है या तो म है, क्योंकि बच्चों इनसे अंग से, या से और इस वाले न से शुरू होने वाले शब्द शायद कभी हमें मिलते होते ही नहीं, इसलिए या तो न आएगा या तो म आएगा, ये तीनों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो या तो उत्तर पद में न होगा या तो म होगा। तब क्या करना है बताओ? तो मैंने बता तो दिया, अपने वर्ग का 5वां अक्षर बनेगा। तो ये अपने शर्तों को पूरा कर रहा है ना। उत्तर पद में प्रथम वर्ण है, सॉरी पूर्व पद में प्रथम वर्ण है, उत्तर पद में पंचम वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ये सारे प्रथम वर्ण अपने वर्ग के 5वें अक्षर बन जाएंगे। ठीक है, अब चलो देखते हैं। उत जोर नति, तो यहाँ पे त था, तो अपने वर्ग का 5वां बनेगा तो क्या बनेगा? न। तो यहाँ पे आया न। आधा त था, आधा न बनेगा। नति था, बाद में नति लिख दिए। उत जोर नति उन्नति। जग का हमने जग लिखा, एक त अपने वर्ग का 5वां बना, आधा न बना, और नाथ को हमने नाथ लिखा। जगत जोर नाथ जगन्नाथ। सत्य जोड़ मित्रम, इतना अपने वर्ग का 5वां क्या बना? न बना, और हु बहु उतार दिया। सत्य जोड़ मित्रम सन मित्रम। यहाँ भी देखो त क्या बना? न बना। ए वाला ट न बना। क क्या बना? अंगा बना। त क्या बना? न बना। फिर से क क्या बना? अंगा बना। यानी प्रथम वर्ण अपने वर्ग का 5वां बन गया। उत्तर वर्ग में कोई बदलाव नहीं करना। क्या ये बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो रूल नंबर 4 का नाम क्या है? तो रूल नंबर 4 का नाम है वा पदांतस्य। इसका क्या मतलब? देखो, पूर्व पद में क्या होना चाहिए? म हलंत होना चाहिए। म हलंत मतलब आधा म होना चाहिए। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? कोई भी स्पर्श वर्ण। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया ना स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं। फिर से देखो, क वर्ग से लेके प वर्ग तक का जितना अक्षर है, टोटल 25 है, एक वर्ग में 5 और टोटल वर्ग में 5, 50 25, इन सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो पूर्व पद में म हलंत, उत्तर पद में कोई भी स्पर्श वर्ण हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये जो म हलंत है ना, ये या तो अनुस्वार बनेगा। अनुस्वार जानते हो ना, इसको अनुस्वार कहते हैं, है ना। जैसे क पे अनुस्वार दे दिया स कंस, तो इसी को अनुस्वार कहते हैं। तो म या तो अनुस्वार बनेगा या उत्तर पद, ये सब उत्तर पद है ना, यहाँ पे देखो उत्तर पद है, तो उत्तर पद में जो वर्ण होगा ना, उत्तर पद के वर्ण का कैमा अक्षर बन जाएगा? 5वां अक्षर बन जाएगा। और एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक देखने को मिल सकता। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ना दोनों लिखा, गौर से देखो। यहाँ पे म हलंत है, म हलंत है, म हलंत है, म हलंत है, नियम पूरा है। उत्तर पद में स्पर्श वर्ण था, क च च ग, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है। तब क्या होगा? ए म या तो अनुस्वार बनेंगे या उत्तर पद के वर्णों का 5वां, क का 5वां अंग, च का 5वां या, च का 5वां या, और ग का 5वां अंग। समझ में आ रही है? देखो एक बार बता दे रहे हो। म क्या बना? अनुस्वार, तो अह को अह लिखे, म अनुस्वार बना, कार को कार लिख दिए। और अनुस्वार नहीं लिखेंगे तो अंग लिख दिए, कार को कार लिख दिए। किम, तो की का की लिखे, अनुस्वार का यहाँ पे म का अनुस्वार बना, चित का चित लिख दिए। अगर अनुस्वार नहीं करना है तो की का की, और एक च का 5वां अक्षर म बना या, और चित का चित लिख दिए। तो हम दोनों लिख सकते हैं। और आपने देखा होगा, आपने पंचम ऐसा भी देखा होगा, आपने पंचम ऐसा भी देखा होगा, है ना। आपने किंचित ऐसा भी देखा होगा और आपने ऐसा भी देखा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अनफेमिलियर, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता और ये भी नहीं मिलता। तो बच्चों आगे चलो, रूल नंबर 5 देखो। रूल नंबर 5 का नाम है झयो हो अन्यतरस्याम। कहोगे अरे बाप रे ये क्या है? चलिए देखते हैं। वैसे नाम में नहीं पढ़ना आपको, मैंने बस आपकी जानकारी के लिए नाम लिख दिया। पूर्व पद में क्या होना चाहिए? तो वर्गों का प्रथम वर्ण। अब समझ में आ रहा है ना? प्रथम वर्ण क च ट त प, इनमें से कोई भी एक। उत्तर पद में सिर्फ और सिर्फ ह होना चाहिए। फिर से देख लो, पूर्व पद में वर्गों का प्रथम वर्ण और उत्तर पद में ह होगा। तब क्या होगा? बच्चों बड़ा झोल है, देख लो। पहली बात,
ये जो प्रथम वर्ण है ये अपने वर्ग का क्या बन जाएगा? तीसरा। यानी अगर क है तो ग बनेगा, च है तो ज बनेगा, ट है तो ड बनेगा, त है तो द बनेगा और प है तो ब बनेगा। ठीक। और जो ह है ना, ये ह भी इस उत्तर पद का, इसमें जो वर्ण आएगा उस वर्ण का कैमा वर्ण बन जाएगा? ये चौथा वर्ण बन जाएगा। ठीक है। देखो एग्जाम्पल, क्या आपको यहाँ पे अपने वर्ग के प्रथम अक्षर दिख रहे हैं? आप कहोगे हाँ मिस दिख रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे ह दिख रहा है सब में? आप कहोगे हाँ मिस दिख रहा है, मतलब कंडीशन पूरा हो रहा है। तो क्या होगा? ये अपने वर्ग के तीसरे बनेंगे, त बनेगा द, क बनेगा ग और फिर त क्या बनेगा? द। और ये जो ह है इनके वर्ग का चौथा बनेगा। कैसे? देखो, ऊ को हमने ऊ लिखा, इस त को क्या बनना था? द, लेकिन आधा त है तो कैसा बना होगा? आधा द बना होगा। अब ना ह को बहुत दया आ रहा था, ये बोलो भाई तुम अधूरा है, तुम मेरा ना आकार की मात्रा ले लो, तो इसको दे दिया। अब जब इसको बदलने का बारी आया, ह इसका चौथा बनेगा, तो ह इसका चौथा बन के क्या बना? ध, और ये भी आधा बना। अब लोग क्या करे बेचारा, तो जिसको सहारा दिया था अब वो इसको सहारा देगा, और द में लग गया उद्धा और र का र उद्धार। ठीक है। अब देखो तत् जोड़ हित, तो यहाँ भी त का हमने त लिखा, फिर से ये त क्या बना? आधा द बना। फिर से ह को दया आया, ह बोला तुम अधूरा है, चलो मेरे ई की मात्रा ले लो, तो दे दिया इसको। और जब खुद ह को बदलने के बारी आया, ह इसका चौथा बनेगा, ध बना। फिर से आधा, फिर से द का सहारा लिया। फिर आ जाओ, क है ना। अब ये वा का हमने वा लिखा, क अपने वर्ग का तीसरा बना, क आधा था तो आधा ग बना। इस बार ह कहा जाता है कि नहीं, हर बार हम ही अधूरा बने, इस बार ह ने दया नहीं की, और ह खुद जब इसके वर्ग का क्या बना? इसके वर्ग का बना चौथा। अच्छा मैंने यहाँ पे घ लिख दिया, तब ध लिख दिया, ये घ होगा, घ होगा, है ना। क का चौथा, तो ह इस वर्ग का चौथा बना, घ बना, वाग जोड़ हरी वाग घड़ी। ठीक है। अब देखो उत जोड़ हृतम, फिर ऊ का हमने ऊ लिखा, फिर त का क्या बना? आधा द। फिर से आ गया ह को दया, इसने कहा भाई तुम मेरा स्वर ले लो, इसने इसको स्वर री की मात्रा दे दिया। और जब ह को बदलने की बारी आई तो त का चौथा वर्ण बना, ध बना, और फिर से इसको द में लगना पड़ा क्योंकि अधूरा था। तो उत जोड़ हृतम क्या बना? उद्धृतम। तो बच्चों ये रहा व्यंजन वर्ण के 5 नियम। अभी व्यंजन वर्ण में 5 नियम और पढ़ना है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप इसको पढ़ोगे और बुक में या क्वेश्चन बैंक में व्यंजन वर्ण के जो भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लेना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।